पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सिंचाई एवं नहरों में निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? ये 2011 के आंकड़ों के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका उत्तर हरियाणा हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्नकाल में हरियाणा के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत अंश सर्वाधिक था और इसमें हरियाणा सबसे ऊपर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर महाराष्ट्र का स्थान था। अगला प्रश्न है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? गंगा घाघरा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरयू पार मैदान में या बुंदेलखंड में? तो सही उत्तर सरयू पार मैदान में, ऑप्शन सी। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो आप इसको जानते भी होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 74.9% सिंचाई आपकी नलकूपों से होती है। एक महत्वपूर्ण परियोजना है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है किस राज्य की? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर केरल में। दोस्तों, केरल के पलक्कड़ जिले में चेरू कुन्नम पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सोन, गंगा, कोसी या गंडक? तो सही उत्तर गंडक परियोजना, ऑप्शन डी। दोस्तों, गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। इनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या गोविंद बल्लभ सागर बांध? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिके बैराज, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर, सिकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर कृष्णा गोदावरी नहर परियोजना? सही उत्तर गंग नहर, ऑप्शन ए। दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था किस वर्ष में? 1930, 1927, 1944 या 1932 में? तो सही उत्तर 1927 में। दोस्तों, गंग नहर का निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन राजा गंग सिंह ने करवाया था। अगला है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है कहाँ पर? हरिद्वार, नरौरा, बरेली या कानपुर में? तो ये याद रखना है आपको, ये नरौरा बुलंदशहर में है। दोस्तों, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर या सुभाष नहर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी। दोस्तों, राजस्थान नहर पंजाब में सतलज नदी पर निर्मित हरिके बैराज जो कि पंजाब है वहाँ से निकाली गई है। सिंचाई के लिए निर्मित राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना का अब नया नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि पंजाब। देखिए, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार दोस्तों पंजाब भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार या सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी या नागार्जुन सागर परियोजना? तो सही उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों, ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध, जिसका नाम महाराणा प्रताप सागर है, वो बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि, घरेलू क्षेत्र, खनन क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए। भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता 3880 बिलियन घन मीटर प्रतिवर्ष है। वाष्पीकरण के बाद 1999.20 BCM जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है। भूगर्भीय और अन्य कारकों के कारण जो उपयोग योग्य जल है उसकी उपलब्धता 1122 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है। और जान लीजिए कि इसमें 690 BCM सतही जल और 432 BCM पुनर्भरणीय भूगर्भ जल शामिल है। पुनर्भरणीय भूजल में सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रवाह चैनल, बारबंदी प्रणाली, लिफ्ट चैनल या भूजल तालिका? तो सही उत्तर है, इसे लिफ्ट चैनल कहते हैं। आप जान लीजिए लिफ्ट चैनल क्या है। तो नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान के द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने के लिए बाध्य किया जाता है, वो लिफ्ट चैनल कहलाता है। अगला है, नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है, वो क्या कहलाता है? देखिए, प्रवाह चैनल, कमान चैनल, वारबंदी प्रणाली या लिफ्ट चैनल? तो सही उत्तर फ्लो चैनल या प्रवाह चैनल। दोस्तों, याद रखिएगा, नहर का वह चैनल जहां पानी का जो बहाव है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है, प्रवाह चैनल कहलाता है। तो याद रखिएगा, नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसे प्रवाह चैनल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसे? लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, PWP सिंचाई या गीला करना फिर सुखाना? तो सही उत्तर हो जाएगा PWP सिंचाई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता रहता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई बहुत जरूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? ऑप्शन है KL राव ने, दिनसा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने, YK अलग ने? तो सही उत्तर दिनसा जे दस्तूर, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को? तो उत्तर सर आर्थर कॉटन। दोस्तों, सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है बृहद परियोजनाओं से, लघु और बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से या मध्यम परियोजनाओं से? आपको बताना है। तो सही उत्तर लघु परियोजना, ऑप्शन लघु और बृहद परियोजना। दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देखिए कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु और बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लघु सिंचाई परियोजनाओं में दोस्तों आप जान लीजिए 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल आदि आते हैं। भारत की सिंचाई की 62% से अधिक आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। बृहद और मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% क्षमता पूरी होती है। तो इस तरह जो विकल्प में है लघु और बृहद परियोजना से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, आपको बताना है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर से। तो सही उत्तर है त्रिवेणी नहर, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। अगला है हरियाली एक नई योजना है किसके लिए, तो आप जानते हैं हरियाली योजना बंजर भूमि के जो है इसको उपजाऊ बनाने से है। बंजर भूमि के विकास से संबंधित है हरियाली योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि बकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। बकिंघम नहर कहाँ पर है? ऑप्शन है मालाबार तट पर, कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर या कच्छ तट पर। तो सही उत्तर बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। विश्वेश्वरैया नहर है किस नदी से निकली हुई, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए विश्वेश्वरैया नहर कृष्णा राजा सागर बांध पर कावेरी नदी के बाईं ओर निकलने वाली प्रमुख नदी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नहर परियोजना और अवस्थिति। तो घाट प्रभा नहर परियोजना ये कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना आप जानते हैं गुजरात में। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में और जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। ये आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नीरा नदी से संबंधित है। ये महाराष्ट्र में है, न कि तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए कि कथन है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कथन है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, ये आपका सही नहीं है। कछारी मृदा देश के उत्तरी भागों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, सही है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। तो आप जान लीजिए कि देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, ये सही नहीं है। वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं और जो है नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा जो है 63.94% मात्रा है। तो कथन बी आपका सही नहीं है। देश में सिंचाई का मुख्य स्रोत कुएं नहीं बल्कि नलकूप हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा कथन सही है। माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में कथन 1 है मृदा से उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है। ये वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कूट के आधार पर सही उत्तर चयन करना है। कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई से मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, बिल्कुल सही है। ये वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये गलत है। और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। तो ये 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे? ब्यास, चेनाब, रावी और सतलज में से किन नदियों से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है? तो सही उत्तर है ब्यास, रावी और सतलज। 1, 3, 4। कैसे? आप देखिए, इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार। तो यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से क्या क्या लक्ष्य शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के हैं, कोड के आधार पर आपको बताना है। तो बिल्कुल कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी दोस्तों शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम, परियोजना और मंत्रालय, ये आपका मिलान करना है। इसमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, इसको बताना है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय सही नहीं है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण और वन मंत्रालय, ये भी नहीं सही है। वर्षा पूरी क्षेत्र राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर कोई सुमेलित नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड इनलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए गए प्रोग्राम हैं। इसके अलावा दोस्तों भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूर्व क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि और सहकारिता विभाग या कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो तीनों ही आपके सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप्स यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? पहला है खरपतवार में कमी। देखिए, खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी। तो इन तीनों में से कोड के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ ये हैं कि जल की बचत होती है, पौधों के आकार और उत्पादकता में वृद्धि है, ऊर्जा और श्रम की बचत होती है, कम उपजाऊ मृदा के लिए ये उपयुक्त है, खारे पानी का प्रयोग संभव है, खरपतवार की वृद्धि पर इससे नियंत्रण लगता है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा अपरदन नहीं होता है, भूमि तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, रोग और कीट समस्याएं न्यूनतम होती हैं। लेकिन जो ड्रिप सिंचाई है इससे कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानियां भी हैं, जैसे मृदा में लवणता की वृद्धि हो जाती है और इसके अलावा आर्थिक और तकनीकी सीमाएं हैं। तो खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी, ये जो हैं 1 और 3, ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ हैं। अगला प्रश्न, और सिंचाई और जो सिंचाई के साधन हैं भारत में, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका लास्ट क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? सिंधु बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंबल सिंचाई परियोजना एक तो गंगा बेसिन से भी संबंधित होगा और यमुना बेसिन से भी, क्योंकि चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है मुख्य रूप से, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, लेकिन ये गंगा की उप सहायक नदी भी है और समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है। तो इसलिए बृहद बेसिन के अनुसार ये गंगा बेसिन से संबंधित है, छोटे बेसिन के रूप में यमुना बेसिन से संबंधित है। यदि सर्वाधिक उपयुक्त चयन करना हो तो यमुना बेसिन दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, चंबल नहर परियोजना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।